नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर की शिफ्ट देख रहे थे, यानी कि पेपर देख रहे थे। तो उन्हीं में हमारे पास आज 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप अच्छा कर रहे होगे और आप देख भी रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से रिपीटिंग चल रही है। देखो, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इसमें ज्यादा आ रहे हैं और क्रिकेट इसमें मोस्टली ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी के हिस्ट्री के कॉमन चल रहे हैं एंड पॉलिटी के कॉमन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-2023 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? ठीक है, 2022-23 की पूछी है, तो किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। ठीक, मुंबई ने इसको विजय किया है। मुंबई ने और किसको हराया था भाई? हिमाचल प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी। हिमाचल प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी, ये ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट है, कुछ ईयर वाइज है 2021 2022, इनको भी देख लो क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम से मैं आपसे पूछ सकते हैं। 2021 में आपके तमिलनाडु विनर था, ये विनर्स की लिस्ट है, तमिलनाडु जीता था। 2022 में आपका मुंबई जीता था, जो कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है, मुंबई जीता था। थर्ड में आपका पंजाब जीता था 2023 के अंदर, एंड 24 के अंदर दोबारा मुंबई जीता है। ठीक है, तो भाई क्योंकि इन तीनों के बारे में तो आपको याद ही रखना है कि कौन सी टीम हारी थी, तो कौन सी हारी भाई? मुंबई से हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हारी थी। पंजाब ने किसको हराया था? बड़ौदा टीम को हराया था। और जो 2024 में यानी कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है, उसमें मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की टीम को हराया था। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, तो आप तमिलनाडु का नाम लेना। किसका? सबसे ज्यादा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। किसने जीती है? तमिलनाडु ने। ठीक है, तकरीबन 5 बार तमिलनाडु राज्य सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। आखिर में है क्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो ये अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन कौन करता है? बीसीसीआई करता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इसका आयोजन करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसमें टोटल 38 टीम शामिल होती हैं, जिन्हें 5 समूहों में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 2007 में फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी। तो देखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, एक की पॉइंट्स है जिन्हें आपको लिखना है। 2007 में शुरुआत। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष ये किया जाता है, बीसीसीआई द्वारा आयोजित होता है, बीसीसी द्वारा आयोजन होता है इसका। है क्या है? अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट, अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, कितनी टीम शामिल होती है? टोटल 38 टीम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जान लो थोड़ा और स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछे तो आप ध्यान करो, क्योंकि मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम 2025 का 2024 का पूछा जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य आपको बताने। केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिए यहां पर उच्चतम लिंगानुपात। यह उच्चतम लिंगानुपात से क्या मतलब है? महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या
जितनी ज्यादा महिलाओं की संख्या होगी उतना ही उच्चतम लिंगानुपात होगा, जितनी कम महिलाओं की संख्या होगी उतना ही कम लिंगानुपात होगा। और किससे कंपैरिजन करते हैं? 1000 पुरुषों से। ठीक है, अगर 1000 पुरुष है 1000 महिलाएं, इसका मतलब बराबर लिंगानुपात है। अगर 1000 पुरुषों से कम महिलाएं तो कम लिंगानुपात है, अगर 1000 पुरुषों से ज्यादा महिलाएं तो उच्च लिंगानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चतम लिंगानुपात पूछा गया है। और किन का पूछा है? यूटीज का। ठीक है, तो देखते हैं हम चंडीगढ़ में कितना है, चंडीगढ़ में कितनी महिलाएं भाई? चंडीगढ़ की हम लोग बात करें तो 618 महिलाएं अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस हुआ था। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में देखते हैं कितना है, 1037 महिलाएं, यानी कि 37 महिलाएं और ज्यादा है 1000 पुरुषों से। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में कितना है आपका? 946 महिलाएं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टोटल 668 महिलाएं, एवं अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में 876 महिलाएं। अब आप अरेंज कर लो, सबसे ज्यादा किसमें हुई भाई? पांडिचेरी में ही। उसके बाद सेकंड नंबर किसका है? 946 लक्षद्वीप का, एंड थर्ड है 876 अंडमान का। इसको ले नहीं सकते, पुडुचेरी पहला है क्योंकि दिल्ली में कितना है? 668, जो कि अंडमान से कम है। तो कौन सा होगा? सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड वाला। और इसमें से आप चेक कर लो, अगर आपसे क्वेश्चन में भारत का लिंगानुपात पूछे, यानी कि भारत में 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं, तो भारत का लिंगानुपात है आपका 943। कितना है? 943, जो कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग निकलकर सामने आया। ठीक है, जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें पता चला कि 933 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, 1000 पुरुषों के मुकाबले। नेक्स्ट देखो, मैच द स्पोर्ट्स इन लिस्ट फर्स्ट विद द स्पोर्ट्स पर्सन इन लिस्ट सेकंड। ठीक है ना, एक सूची में आपके खिलाड़ी दिए, दूसरे में उनसे रिलेटेड गेम दिया है, यानी कि स्पोर्ट्स का नाम दिया है, देन आपको मैच करना है इनको। ठीक है, तो लक्ष्य सेन क्या है भाई? आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, लक्ष्य सेन क्या है? बैडमिंटन प्लेयर हैं। 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है बैडमिंटन के लिए। रमेश बाबू प्रज्ञानंद क्या है? आपके यंगर शतरंज प्लेयर या मास्टर है। ठीक है, ये मास्टर भी रह चुके हैं शतरंज के, सबसे ज्यादा यंग बोला जाता है इनको। विश्वनाथ आनंद के बाद में इनको ही फाइनल में बेशक करारी हार मिली, लेकिन फाइनल तक इन्होंने ड्रॉ करके रखा मैच को। ठीक है, तो काफी नामी गिरामी जो विश्वनाथ आनंद के बाद में फाइनल में पहुंचने वाले थे, प्रज्ञानंदम। निकत जरीन आपकी मुक्केबाज है। ठीक है, इनको भी 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था लक्ष्य सेन के साथ में। ठीक, रुद्राक्ष पाटिल आपके निशानेबाज है, जिन्हें आईएसएफ जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन थी, जो कायरा यानी कि मिस्र में आयोजित हुई थी, उसमें इन्होंने पदक जीता था। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लो। अब देख लो भाई, ए का लक्ष्य सेन का सेकंड किसमें दिया? ए का सेकंड ओनली दूसरे ऑप्शन में ही सेकंड है, और बाकी के को मिला लो, बी का 4, बी का 4, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। ठीक है, इनको ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम पूछे निकत जरीन और लक्ष्य सेन को क्या मिला हुआ है 2018 में, 2022 में इनको क्या मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार। और थोड़ा सा रुद्राक्ष पाटिल के बारे में, आईएसएसएफ जो कि काहिरा में यानी कि इजिप्ट में हुई थी, उसके विनर है रुद्राक्ष पाटिल। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, किस भारत गायक एवं गायिका ने राग सरिता लिखा है? तो किसने लिखा है भाई? चिंतामन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास का मतलब है सीआर व्यास, इनको सीआर व्यास के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो सी.आर. व्यास ने राग सरिता नामक संगीत को समर्पित रचना की है, पुस्तक लिखी है, ठीक है। इसमें पुस्तक में इन्होंने 200 से ज्यादा रागों का उपयोग किया है और कई सारी बंदिशों का भी निर्माण किया है, ठीक है। एक ख्याल शैली के गायक है, ख्याल में गाते हैं एवं इनके ज्यादातर गीत अपने गुरु नूनीदास के लिए समर्पित रहते हैं। इतना ही बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो किस शैली में गाते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, ख्याल शैली में गायन करते हैं, ख्याल शैली में, ठीक है। किस शैली में, ख्याल शैली में ये गायन करते हैं। 200 से ज्यादा रागों में इनकी कई सारी बंदिशों का निर्माण हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से कौन सी ली गई है भाई? डीपीएसपी एवं राष्ट्रपति का राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नामांकित करना या नामित करना, ये दो चीज ली है। एक तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, और सेकंड क्या दिया है आपका, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन। तो देखो उनमें से क्या क्या मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार, कानून का शासन, समवर्ती। मूल अधिकार कहां से लिए गए भाई? अमेरिका से। कहां से लिए गए? अमेरिका से, यानी कि यूएसए से लिए गए मूल अधिकार। कानून का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। ये भी बता देना, कानून का शासन का मतलब है रूल ऑफ लॉ या लॉ फॉर्मेशन, ठीक है। समवर्ती सूची यहाँ पे कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, तो ये भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया था? ठीक है। तो भाई वाणी जयराम को एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार सम्मानित किया, किस स्टेट का है? ये है आपका तमिलनाडु का पुरस्कार, ठीक है। संगीत का इसको अच्छा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तो नहीं, लेकिन राज्य पुरस्कार है, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में। तो ये दिया गया है, तो इसको कौन सी सरकार ने बोला? तमिलनाडु ने। किसकी याद में दिया जाता है? एमएस सुब्बुलक्ष्मी की याद में। ये आपकी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली कर्नाटिक गायिका है, भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है। साथ में उनको 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, रमन मैग्सेसे सम्मान भी मिल चुका है इनको, ठीक है। तो ये काफी बड़े सम्मान है। लता मंगेशकर से पहले इनको भारत रत्न मिला है 98 में, और रविशंकर से भी पहले मिला है इनको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, इनका जन्म मदुरई में तमिलनाडु में हुआ था, मदुरई में तमिलनाडु के अंदर हुआ था। तो तमिलनाडु की सरकार ने ही इनके नाम पर, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी 2004 में, मृत्यु हो गई इनकी, और इसके ठीक 1 साल बाद ही इस पुरस्कार को इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2005 में शुरुआत हो गई थी। इनको सम्मान देने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या किया कि इन्हीं के नाम पर ही इस पुरस्कार को शुरुआत कर दी। जैसे कि लता मंगेशकर अवार्ड भी चलता है ना, जो लता के जीते हुए था, लता मंगेशकर के जीते जी था, उसी तरीके से एमएस सुब्बुलक्ष्मी का अवार्ड चला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है। और उसी तरीके से एक अवार्ड आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो 2006 में शुरू हुआ था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ने युवा खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए जिनका 40 वर्ष से कम उम्र होती है। तो भाई ये 3 अवार्ड है, एक एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड, उनकी मृत्यु के 1 साल बाद शुरुआत हुई और तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और किसको दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में गायकों को स्पेशली। तो वाणी जयराम को इसमें दिया गया, ठीक है ना। और खुद एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक प्रख्यात कर्नाटक गायिका थी, जिनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी गायन किया है 1974 में रमन मैग्सेसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई? विंध्य शक्ति शासक का नाम दिया गया है। और किस राजवंश की शुरुआत की थी विंध्य शक्ति ने भाई? किसकी की थी? बाकाटाका राजवंश की। किसकी? बाकाटाका राजवंश की शुरुआत विंध्य शक्ति ने की थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे?
तो यहाँ पर देख लो जिससे कि करेक्ट हो जाए। पल्लव वंश के संस्थापक आपके सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? मौखरी वंश के संस्थापक आपके हरिवर्मा थे। कौन थे? हरिवर्मा। ये संस्थापक लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, सिंह विष्णु हरिवर्मा। चालुक्य वंश के शासक आपके, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। तो बाकी के तीनों के भी नाम देख लो किन किन से वो हुआ, ठीक है, बाकी के तीनों के भी नाम देख लो। अगर गुप्ताज की बोले तो आप किसका नाम लोगे? चंद्रगुप्त प्रथम की, जो स्वतंत्र है। और अगर अधीनता में पूछे तो कौन था गुप्त वंश का? सिमुक, ठीक है, सॉरी सिमुक नहीं थे, कौन थे आपके अगर गुप्ता पीरियड की बात करोगे तो? सिमुक की बात आई है तो सिमुक को देख लो भाई, सातवाहन वंश के। सिमुक, ठीक है, सातवाहन वंश के थे। तो बाकी के हो गए। तो भाई विंध्य शक्ति किससे रिलेटेड है? विंध्य शक्ति किससे रिलेटेड है? बाका टाका वंश के, ठीक है ना, बाका टाका वंश से। नेक्स्ट देखो, गुप्त वंश का और लिख लो। गुप्त वंश रह गया श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपसे पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है, तो थोड़ा ध्यान करते हुए जाना पेपर के अंदर, ठीक है ना, तो जिससे कि आप बता पाए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? पहली बात तो पारिस्थितिकी तंत्र ही क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जैसे कि आपका जमीन ले लो, एक जमीन है, उस पर उगने वाले स्पेशल पेड़ पौधे, और उन पेड़ पौधे घास के मैदान हो चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, ठीक है, उस पर रहने वाले जीव और वहां का वायुमंडल, ठीक है, तो पानी हो या जमीन हो उसमें साथ में जीव हो, तो इनको क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। वो पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार का हो सकता है भाई। अगर जल के अंदर भी जीव दिखा दो, उसमें भी शैवाल वगैरह लगा दो, उसमें भी ऑक्सीजन छोड़ दो, तो वहां पर भी एक इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो कैसा है भाई? वो कैसा हुआ? जल तंत्र हुआ। और अगर स्थल की बात करें तो भाई स्थल बना दो, जीवों के लिए पानी होना चाहिए, जमीन पर घास और पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे कि जीव विचरण कर सके, कीड़े मकोड़े से लेकर सारे लोग रह सके, चाहे प्राणी कोई सा भी हो, तो वो क्या बन जाएगा? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, तो कौन सा हो सकता है? ना तो मानव वन, ना घास के मैदान, ना रेगिस्तान, तो कौन सा? एक्वेरियम। एक्वेरियम के अंदर पानी डालो, थोड़े से पत्थर डाल दो, कुछ पौधे रख दो और उसमें जीव छोड़ दो, ऑक्सीजन का पाइप लगा दो, लो बन गया एक और तंत्र। लेकिन एक ऐसा तंत्र होगा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, तो क्या होगा भाई? मछली घर। अब जब भी पारिस्थितिकी की बात आए तो आप डायरेक्टली बताना, कोई जगह, चाहे वो जमीन की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो पर्वतों की हो, ठीक है ना, उस जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, विचरण होने के लिए पेड़ पौधे, और खाने के लिए, पीने के लिए पानी, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो भाई मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बोला तो आपने मछली घर को यही बना दिया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र की, देखो दोबारा देती है पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां हैं। बुनियादी का मतलब है बेसिक कैटेगरीज, ठीक है ना, बेसिक कैटेगरीज है। तो अब भाई आप क्या होगा भाई? पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, मैंने आपको दो बताए थे, एक जल वाला, एक स्थल वाला, ठीक है। तो ये दो क्या है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की बेस कैटेगरीज है, ठीक है ना, मुख्य बुनियादी श्रेणियां हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखो इसमें दिया हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड रिवर बोलते तो वो तो भाई स्थल में भी मिल सकते हैं आप, वो एक तंत्र नहीं हुआ, वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हुए, तंत्र के अवयव है, क्योंकि नदी पानी पीने के काम आएगी जीव जंतुओं का, साथ में उसमें रहने वाले पेड़ पौधे के लिए भी काम करेगी जिससे कि उनकी ग्रोथ हो। और फॉरेस्ट क्या है? उसमें उगने के वाले जो पेड़ पौधे हैं, लेकिन इसमें क्या कमी है? जीवों की कमी है, क्योंकि जीव भी होते, जीते और लाइफ सिस्टम को आगे चलाते, तब वो एक तंत्र बनता। तो ये एक तंत्र नहीं है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव है।
सेकंड देखो वन और जलचर, ये भी अधूरा है भाई, फॉरेस्ट भी है और जलचर भी है, तो ये भी क्या है, अवयव है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव, यानी कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखो लेक्स एंड पॉन्ड्स, बिल्कुल सही, ये भी अवयव है, इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर जीव भी छोड़ने पड़ेंगे। छोटा तालाब, तालाब और झील को क्या बोल सकते हो, जलचर का एक उदाहरण, जलचर तंत्र का एक उदाहरण। लेकिन आपको कंप्लीट पारिस्थितिक तंत्र किसमें मिलेगा, जमीनी एवं जलचर, स्थलीय और जलचर, दिस इज ए राइट आंसर, ठीक है ना। फोर्थ, बाकी के तीनों में क्या है, वो भी है पारिस्थितिक तंत्र, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव है, ठीक है ना। पूरा बनाने के लिए आपको जीव मिलाने पड़ेंगे। जैसे इसमें बोला टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है भाई, उसमें पानी भी होगा टेरेस्ट्रियल में, ठीक है, उसमें पेड़ पौधे भी होंगे और उन पेड़ पौधों को खाने के लिए और उनमें घूमने के लिए जीव जंतु भी होंगे, तो ये तो स्थलीय तंत्र हो गए। साथ में क्या बनना चाहिए, जल तंत्र, ठीक है ना। तो जल तंत्र का मतलब क्या है, पानी होगा, पानी जो जीवों को पीने का काम आएगा, साथ में उसके अंदर भी शैवाल होंगे, और शैवाल होंगे साथ में मछलियां और अन्य जीव भी होंगे, तो पूरा तंत्र बन गया। तो जल तंत्र भी एक इकोसिस्टम होगा। तो भाई क्या है बुनियाद, स्थलीय और जल तंत्र, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो भाई कथन पढ़ते हैं जो स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में देखा गया है, ठीक है, कृषि के बारे में। तो देखो भाई जीडीपी में कृषि क्षेत्र और रोजगार दोनों के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, गलत बात। अगर ऐसा होता तो फिर हमारी जीडीपी बराबर गिरते हुए आती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों ने काफी ग्रो भी की है, और हम लोग जानते हैं गेहूं और चावल में दूसरी पोजीशन पर है, तो हमारी कृषि तो खराब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीडीपी में रोजगार के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, बिल्कुल गलत। लेकिन कृषि क्षेत्र की भागीदारी में कमी नहीं आई है, ये भी रॉन्ग है। कृषि करना कम हो गया है, लेकिन रोजगार उतना ही है, ठीक है। रोजगार अच्छा है, जिनके पास खेती है उनके लिए रोजगार अच्छा है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या कमाएंगे, उनको जाने दो, ठीक है ना। कृषि करने वालों की संख्या कम हो गई है, आजकल लोग जॉब्स में ज्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना, टफ वर्क करना नहीं चाहते, तो खेती करने वालों की संख्या कम हो गई है, लेकिन रोजगार तो प्रॉपर है। नेक्स्ट देखो, जीडीपी में कृषि क्षेत्र और रोजगार दोनों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, गलत। कृषि के क्षेत्र में कमी आई है, लेकिन रोजगार, कृषि द्वारा जो रोजगार था उसमें वृद्धि देखी गई है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल लोग पढ़ रहे हैं तो खेती करना इतना सुलभ नहीं समझते, ठीक है, कम तरह आंकते हैं। तो खेती करने यानी कि कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। और यही मैं आपसे बोल रहा था, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन कृषि द्वारा कृषि क्षेत्र पर निर्भर जो रोजगार है उसमें कमी नहीं आई है, ठीक है। तो ध्यान रखना स्वतंत्रता के बाद यही है, कृषि क्षेत्र में गिरावट आ गई है। नेक्स्ट देखो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। समझ में आ गया ना ठीक से इसका क्या मतलब है। भाई कृषि करने वाले लोग कम हो गए हैं, लेकिन जो कृषि से मुनाफा कमा रहे हैं यानी कि जो रोजगार पा रहे हैं उनकी संख्या अभी भी बेहतर है, ठीक है, उसमें गिरावट नहीं आई है, इसलिए चौथा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटरों में से देखो अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं क्रिकेट के। पहला आया था मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब दूसरा क्रिकेट से रिलेटेड है, मैंने आपसे बोला था क्रिकेट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्रिकेट को ठीक से पढ़ा। तो निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की है वो कौन है, वो है आपकी वो है आपकी मिताली राज, राजस्थान की मिताली राज, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के, ठीक है, संन्यास लेने की, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ध्यान रखना, मिताली राज ने सबसे ज्यादा रन बनाए वनडे के अंदर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा, क्रिकेट से घोषणा कर दी है, ठीक है। और कब की है भाई, 23 वर्षों से सेवा दे रही है, 23 वर्षों से सेवा दे रही है मिताली राज। पहला मैच कब खेला था, पहला मैच
इन्होंने 1999 में खेला था। कब खेला था? 1999 में इसको खेला था। ठीक है, इन्होंने किया है मिताली राज ने घोषणा संन्यास का। नेक्स्ट देखो, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो भाई वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें गर्मियों के दौरान जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो जून में आता है और सितंबर में खत्म होता है, तो वो कौन, उनसे तो बरसात कम होती है, लेकिन जो सर्दियों में होती है यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो सर्दियां रहती हैं उस दौरान ज्यादा वर्षा होती है। तो वो कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? ईस्टर्न कोस्टल रीजन, पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो भाई कौन सा है पूर्वी तटीय क्षेत्र, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका जो कोरोमंडल वाला ग्रुप है, ठीक है ना, कोरोमंडल वाला है, ये आपका रीजन है। ठीक, ये आपका रीजन है तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ हिस्सा। ठीक है, ये आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र। किसके कारण वर्षा होती है इसमें? उत्तरी पूर्वी हवाएं। उत्तरी पूर्वी हवाएं क्या है आखिर में? उत्तरी पूर्वी हवाएं क्या है आपका? इनको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून भी बोला जाता है, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, क्या बोलते हैं उत्तरी पूर्वी हवाओं को? लौटता हुआ मानसून। जब आपका मानसून जून से लेकर सितंबर तक भारत के सभी राज्यों में सफर करता है, ठीक है, 15 जून को केरला के तटों पर मानसून का आगमन होता है। ठीक, जून के महीने में 15 जून को। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ हवाओं के साथ में कहां पहुंचता है? देश के अन्य भागों पर, जैसे यूपी है आपका, महाराष्ट्र है आपका, बिहार है आपका, राजस्थान है। ठीक है, तो इन तक पहुंचता है आपका, और पहुंचने के बाद में बरसात करता है जिसमें इसको 4 महीने लगते हैं। लास्ट अक्टूबर में ये वापस लौटने लगता है और लौटते हुए कहां पर बारिश करता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में, जिसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। सबसे ज्यादा यही बरसात होती है उत्तरी पूर्वी से, कोरोमंडल तट। साथ में कहां होती है बरसात? बंगाल के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु तो होगा ही आपका, तमिलनाडु के साथ में थोड़ा सा कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, ये रीजन सर्दियों में बरसात होती है इन रीजनों में। कारण क्या है? लौटता हुआ मानसून जो लौट कर आता है वापस सर्दियों के टाइम पर, जिसका टाइम क्या होता है भाई? अक्टूबर से दिसंबर, ये इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, पहले ये जून से देश की तरफ चलता है, फिर अक्टूबर में वापस लौटता है और लौटते हुए आपके पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बरसात करता है। और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, और केरला के कुछ पोर्शन, साथ में उड़ीसा। और बंगाल में भी यही वर्षा का कारण है। बंगाल में जो वर्षा का कारण है वो भी क्या है? यही पूर्वी तटीय। ठीक है, तो ध्यान रखना पूरी तरीके से कि कौन कौन से रीजन शामिल है, तो ध्यान रखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला के कुछ पोर्शन। ठीक है, ये हैं आपके पूर्वी तटियों में बरसात होने वाले। ठीक, नेक्स्ट देखो, सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? भाई सुंदरी वृक्ष के ऊपर भारत का एक विशालकाय अभ्यारण्य बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका नाम किसमें दर्ज है? यूनेस्को में। किसमें दर्ज है? यूनेस्को में। सुंदरी वन का, सुंदरी वृक्ष का मतलब है सुंदरवन। सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है, अभ्यारण्य, जो कि कहां मौजूद है? सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा में मौजूद है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और ये डेल्टा कहां पर है? वेस्ट बंगाल, यानी कि इंडिया, इंडिया प्लस बांग्लादेश, प्लस बांग्लादेश। ठीक है, इसमें जो सुंदरवन अभ्यारण्य है, इसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन कब बनते हैं? जब नदी एवं समुद्र का पानी मिक्स होता है। ठीक है, खारा भी मिक्स है और मीठा पानी भी मिक्स है, फिर ऐसे पेड़ उगते हैं वहां पर,
उस जंगल को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है ना। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है भाई? जो पेड़ होते हैं वो काफी मजबूत लगते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अधिकता किसकी है? सुंदरी वृक्षों की, ठीक है। किसकी है? सुंदरी वृक्षों की, ठीक है। सबसे ज्यादा अधिकता है। इन पेड़ों की जड़ बाहर निकली होती है, ठीक है। इससे कि आप पता कर सकते हो इन पेड़ों की जड़ क्या होती है? बाहर निकली होती है। तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन 3 मैंग्रोव वनों में, ठीक है। मैंग्रोव। अच्छा, और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भाई? यानी कि और कहाँ कहाँ डेल्टा बनता है? तो आपका गोदावरी का डेल्टा बनता है, गोदावरी का डेल्टा, ठीक है ना। जहां जहां समुद्र और नदी मिलेगी वहां पर डेल्टा बनेगा, ठीक है। वहीं पर ये मैंग्रोव वन बनेंगे, मैंग्रोव वन। लेकिन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। और एक है आपका मुथुपेट डेल्टा। ये कहाँ बनता है भाई? कोरोमंडल तट में, तमिलनाडु। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। किस नदी के द्वारा? कावेरी नदी, कावेरी नदी के द्वारा। और जो आपका गोदावरी डेल्टा है वो कहां बनता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना प्लस छत्तीसगढ़ प्लस ओडिशा, ठीक है। ये यहां बनता है। तो भाई बाकी के मैंग्रोव वन भी मैंने आपको बता दिए, बता देना। सुंदरी वृक्ष पूछा था, सुंदरी वृक्ष सुंदरबन में पाए जाते हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा के अंदर है। कैसे पेड़ होते हैं सुंदरी वृक्ष? ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें बाहर निकल आती हैं। और ये पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनों में। और मैंग्रोव वन क्या होता है? जहां नदी एवं समुद्र का पानी मिलता है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी जगह, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। गोदावरी का डेल्टा भी है जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड मुथुपट डेल्टा भी है जो कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु और कावेरी नदी का, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए भाई? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो कितने होने चाहिए? 33। कितने? 33 प्लस एक सीजीआई। अनुच्छेद 124 का फर्स्ट क्या बोलता है? अनुच्छेद 124 का फर्स्ट क्या बोलता है? भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की का गठन। और क्या बोलता है? एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान समय में उन्हीं 7 को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 33, ठीक है। 33 कर दिया है। और ये अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास में, ठीक है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एक सीजेआई और 33 जज, ठीक है। अब के समय में कितना कर दिया है? 33, यानी वर्तमान में 33 बढ़ा दिया उसी को। और एक किसमें बोला था? अनुच्छेद 124 में इसकी बात की गई है, ठीक है ना। कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा एवं 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और अब वो ही 7 अन्य न्यायाधीश 33 कर दिए, एक चीफ जस्टिस तो है ही है। तो एक और 34 कितने हुए? टोटल 34 है, ठीक है ना। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता कौन थे भाई? हरविंदर सिंह। क्या नाम लोगे? हरविंदर सिंह आपके पैरा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं, ठीक है। हरविंदर सिंह 2020 में इनको क्या मिला है? ब्रॉन्ज। और आपको पता है 2024 के पेरिस ओलंपिक में
पेरिस पैरा ओलंपिक में, ये पैरा ओलंपिक विनर है, पैरा ओलंपिक में इनको गोल्ड मिला है। क्या मिला है? गोल्ड। तो ये क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में, पैरालंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य जीता था, और 2024 के पेरिस ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में उसी कांस्य पदक को गोल्ड में बदल दिया। ठीक है, सो ध्यान रखना। तो आप दोनों को ध्यान रखना, दोनों इसने इन्होंने क्या किया, हरविंदर सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट देखो, भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? इसका मतलब है कि भाई 1934 में इन्होंने क्या बोलते रिजर्व बैंक के बारे में कोई प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में कब बात हुई थी? आप भी देखते हो आरबीआई इस टाइम पर बना हुआ है, तो सबसे पहले कब बात हुई थी इसकी? 1926 में। 1926 में सबसे पहले रॉयल आयोग द्वारा, रॉयल आयोग, ध्यान रखना रॉयल आयोग है नाम, और जिसका दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम भी देखो, अन्य नाम हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, उसी को क्या बोला है? रॉयल आयोग, क्योंकि हम लोग किसके अधीन थे? ब्रिटिशों के। ठीक है, तो भाई रॉयल आयोग ने 1926 में सबसे पहले इसकी बात करी, जिसका दूसरा नाम क्या है? हिल्टन यंग आयोग। 1931 में इस पर पुनर्विचार किया गया। क्या किया गया? पुनर्विचार किया गया। 1934 में भारत बैंक अधिनियम पास हुआ। ठीक है, एवं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना। तो ये से रिलेटेड पॉइंट है, और इसको प्रॉपर ध्यान रखना। बेशक इसको छोड़ दो, लेकिन इसको तो जरूर ध्यान रखना कि कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और सबसे पहले प्रस्ताव या बात किसने की थी आरबीआई के बारे में? रॉयल आयोग ने, हिल्टन यंग आयोग ने, कि भाई देश में देश का एक बैंक तो होना चाहिए जो देश के कार्य का, यानी कि राष्ट्र के कामकाजों को संभाले और उसके वित्त का संग्रह करे। ठीक है ना, ध्यान रखे। तो इन्होंने सबसे पहले बात की थी रॉयल आयोग ने, जिसको बोलते हैं हिल्टन यंग। तो देख लो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया है? तो भाई रंजना गौहर आपकी कैसी डांसर है? ओडिसी डांसर। कौन सी डांसर है? ओडिसी नृत्यांगना है, जिन्हें 2003 में पद्मश्री मिला है, एवं 2005-6 के दौरान इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे आप? ओडिसी डांसर है। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान है? दो राशियों की विमाएं समान है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, शक्ति और वृत्ताकार गति की ऊर्जा। बिल्कुल गलत है। शक्ति का कितना होता है? ml/t-2, एंड वृत्ताकार गति की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या? केवल l। तो एक कैसा सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं कार्य और बलागुण। कार्य 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 क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, F इंटू विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट d। अब टॉर्क को देखते हैं, बलागुण को। बलागुण क्या होता है? बल इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, F इंटू डी दूरी। दोनों के फॉर्मूला सेम है तो क्या होगी, इनकी विमाएं भी सेम होंगी, इनकी विमाएं समान होंगी। अगर फिर भी कोई आपसे निकालने की पूछे विमाएं समान होंगी तो देखो कैसे निकालेंगे, विमाओं की बात करेंगे। F इंटू डी, एफ का कितना होता है MLT-2, ठीक है। एफ की विमा MLT-2, डी कितना होता है L, ठीक है। ए रहा, तो फाइनल कितना आ गया ML2T-2, ML2T-2। अब देखते हैं बलागुण की, तो बलागुण की क्या होती है भाई, एफ की कितनी होती है MLT-2 और डी यानी कि L, तो देखो सेम हो गई, तो विमाएं भी क्या आएगी भाई ML2T-2, दोनों की विमाएं भी समान है। यहां पर हो गया प्रूफ, तो क्या होगा वर्क एंड टॉर्क, ठीक है। ढंग से देख लो, परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इनकी डायमेंशंस यानी कि विमाएं हो गई, तो क्या हो जाएगा वर्क एंड टॉर्क। नेक्स्ट देखो, कौन सा बहु परमाणुक आयनी यौगिक ऐसा सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है। भाई सफेद पाउडर वो भी क्रिस्टलीय, और उसका उपयोग किस में किया जाता है, अग्निशमनों में, ठीक है, यानी कि आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर की तरह, अग्निशामक की तरह। और ठीक अम्ल क्षार के लिए तो भाई क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका इस्तेमाल क्या होता है रसोईया में, खाना पकाने में, रसोई में हम लोग खाना पकाने के लिए भी करते हैं, खाने पकाने में, ठीक है ना। और जो जनरल नाम है, जो सामान्य नाम है वो क्या है इसका, खाने का सोडा, खाने का सोडा भी उसको बोलते हैं, जो कि हमारी रसोई में भी यूज होता है, ठीक है ना, खाने का सोडा। और यही क्या है अग्निशामक यंत्र है तथा अम्ल और क्षार को भी उदासीन करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 NaCO3, सामान्य नाम खाने का सोडा, रसोई में भी यूज होता है, साथ में अग्निशामक में भी यूज होता है, अग्निशामक, ठीक है। और किस रूप में यूज होता है, अम्ल क्षार को उदासीन करना, अम्ल क्षार उदासीन करना, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अम्ल क्षार उदासीन करना, ठीक है। तो क्या सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, वॉशिंग पाउडर, धोने का सोडा, ठीक है। एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, H लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह। पहले तो सैटेलाइट बंदरगाह क्या होता है, अगर किसी बंदरगाह पर लोड ज्यादा है यानी कि काम ज्यादा है तो उससे थोड़ी सी दूरी पर ही एक अतिरिक्त बंदरगाह बनाया जाता है, ठीक है। एक अतिरिक्त बंदरगाह बनाया जाता है जिससे कि मेन बंदरगाह का वजन कम हो सके, कार्यभार कम हो सके, ठीक है, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट बंदरगाह। तो पहला सैटेलाइट बंदरगाह कौन सा है भाई, बना था 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा, गांधी द्वारा जवाहरलाल बंदरगाह को, जवाहरलाल बंदरगाह जो कि आपका मुंबई में मौजूद है, मुंबई में मौजूद है, इसको बनाया था सैटेलाइट बंदरगाह, ठीक है। पहला सैटेलाइट बंदरगाह इसको बनाया था। और दूसरा है फर्स्ट, सेकंड है आपका वर्धन बंदरगाह, वर्धन, ठीक है, वर्धन बंदरगाह, ठीक, ये भी आपका मुंबई में मौजूद है और एक सैटेलाइट पोर्ट है, ठीक है। और तीसरा है आपका पांडिचेरी, तीसरा कौन सा है पुदुचेरी, ठीक है। ये तो ये कैसे आपके सैटेलाइट बंदरगाह, सैटेलाइट बंदरगाह, ठीक है।
किस लिए बनाए जाते हैं भाई? किस लिए बनाए जाते हैं? लोड को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये आपका सबसे ज्यादा जो कंटेनर होते हैं इधर ही इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। तो उनका वजन कम करने के लिए अगर कोई बोले लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग, तो कौन होगा? आपका जवाहरलाल बंदरगाह, ठीक है ना। तो उसके वजन कम करने के लिए एक अतिरिक्त बंदरगाह बनाया गया है, ठीक है, जहां पर इसके शिप, जो कंटेनर शिप है, वो इकट्ठा होते हैं, जिससे कि इसका वजन कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बंदरगाह, ठीक है। और इसी के पास में क्या है आपका? बर्धन बंदरगाह, जो कि मुंबई में मौजूद है, और पांडिचेरी तमिलनाडु में। अभी कुछ बंदरगाह की बात भी चल रही है, जैसे कि पारादीप उड़ीसा का, उसको भी सैटेलाइट बंदरगाह बनाने की बात चल रही है। तो कोई आपसे पूछे भाई सबसे पहले कौन बना था? 1989 में जवाहरलाल बंदरगाह, जिसका अब नाम क्या है? न्यावा शेवा। क्या नाम है? न्यावा शेवा, जो आधुनिक नाम है न्यावा शेवा। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? हड़प नीति। हड़प नीति के कई नाम है। हड़प नीति, गोद निषेध नीति, गोद निषेध यानी कि गोद नहीं ले सकते नीति, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, लैप्से, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। किस गवर्नर जनरल ने की थी भाई? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कितना कार्यकाल था? 1848 से लेकर 1854 तक इन्होंने शासन किया। बहुत सारी चीजें निकाली, लेकिन इनकी कौन सी नीति? हड़प नीति। हड़प नीति इन्होंने लॉन्च की थी। हड़प नीति का मतलब गोद ना लेने की नीति, लेने की नीति, ठीक है। एक ऐसी नीति बनाई जिसके थ्रू भारतीय राज्य खुद ब खुद इनके कब्जे में आ गए। इन्होंने बोला कि जिस राजा के भी कोई पुत्र नहीं है, या जिस शासक के कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो उसका वो गोद नहीं ले सकता, यानी अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बना सकता, तो उसका शासन सीधे ही सीधे ब्रिटिश कंपनी के अंडर में चला जाता था, ठीक है। यही थी आपकी गोद न लेने की नीति, गोद निषेध नीति, हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। तो भाई ना तो इनको हथियार चलाने पड़े, ना कुछ हुआ, ठीक है। जिसके बेटी बेटा नहीं है वो गोद भी नहीं ले सकता, तो वो मर गया। उसके बाद में सीधा शासन हमारे हाथों में आएगा, तो ठीक है। ऐसे कौन कौन से राज्य आए इनके हाथों में? सतारा, सबसे पहले सतारा 1848 में, ठीक है। और सतारा के बाद में बाकी के सारे आते गए आपके इनके उसमें। तो सतारा सबसे पहले इसको शामिल हुआ था, ठीक है ना। सतारा शामिल हुआ था। उसके बाद में झांसी आपका इसीलिए शामिल हुआ, अवध भी शामिल हुआ, ठीक है। अवध शामिल हो गया, झांसी शामिल हो गया, कई सारे ऐसे राज्य। तो ये सब हड़प नीति के थ्रू ही शामिल हुए थे, और जिससे ब्रिटिश साम्राज्य लगातार बढ़ता गया। तो कौन है भाई? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 लॉर्ड दिए गए हैं। लॉर्ड मेयो कौन थे? 1872 में पहली जनगणना कराने वाले आपके लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड डलहौजी रेल शुरू करने वाले भारत में, ठीक है, रेल पद्धति को शुरू करने वाले। 1853 में इन्होंने 32 किलोमीटर के रूट पर ठाणे से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई थी, जो भारत की पहली ट्रेन थी। दूसरा इनका 1854 में डाक विभाग की स्थापना, ठीक है। और फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। और साथ में क्या किया था? हड़प नीति भी लेके आए थे। तो बराबर मिला जुला के इनका रहा, मतलब इन्होंने अच्छाइयां भी की तो बुराई भी की थी, जैसे कि हड़प नीति। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कौन थे भाई? 1798 से 1805 तक शासन करने वाले लॉर्ड वेलेजली। और इन्होंने क्या किया था? सहायक संधि लेके आए थे। इस इनके सहायक संधि के अनुसार उन्होंने भी राज्य हड़पने के लिए लेके आए थे सहायक संधि को, ठीक है। रेजिडेंट को रखना पड़ता था, और जिससे कि वो राजा किसी दूसरे से बात ना करें, तो ब्रिटिश सेना उनके राज्य में लगातार पहरा देती थी, ठीक है। तो एक तरीके से कब्जा ही है। लॉर्ड कैनिंग कौन है आपके?
लॉर्ड कैनिंग आपके 1857 की क्रांति के बाद फर्स्ट वायसराय बने थे भारत के। कौन थे? वायसराय बने थे फर्स्ट भारत के। तो इन चारों के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बता ही दिया, इन्होंने जनगणना, इन्होंने ट्रेन शुरू करा, अड़प नीति लेके आए, डाकघर विभाग बनाया, पीडब्ल्यूडी विभाग बनाया। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेके आए जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य में ज्यादा भारतीय शासकों को मिला सके। लॉर्ड कैनिंग आपके भारत 1858 में पहले भारत के वायसराय बन के आए थे, ठीक है। जिस टाइम पर सीधा जो ब्रिटिश शासन था उसने कमांड ले ली भारत की एवं ब्रिटिश कंपनी को भारत से खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये चारों थे। नेक्स्ट देखो, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो छठ पूजा आपका भाई बिहार का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। छठ पूजा आपका बिहार का प्रमुख त्योहार है। बिहार के साथ में नेपाल में भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है एवं झारखंड में भी मनाया जाता है। छठ पूजा है क्या है भाई? छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। षष्ठी का मतलब होता है छह। क्या होता है? छठ, ठीक है, छठी। इसी से नाम आया छठी मैया। छठी मैया कौन थी? सूर्य की बहन। कौन थी भाई? सूर्य की बहन, सूर्य की बहन, ठीक। इनकी पूजा होती है, सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें औरतें तालाब में खड़ी रहती हैं घंटों पानी के लिए एवं व्रत भी निर्जल होता है, यानी कि पानी का भी सेवन नहीं करते। और किनको समर्पित होता है? सूर्य भगवान एवं उनकी रानी उषा देवी तथा बहन छठी मैया, जो कि पार्वती के 6 रूपों में से एक थी, ठीक है। कब मनाया जाता है? दीपावली के कुछ दिन बाद, यानी कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी को 6वें दिन से शुरू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा आंसर? बिहार। क्या हो जाएगा आंसर आपका? बिहार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान जो SC ST से संबंधित है? आदेश विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था। भाई SC ST से रिलेटेड जो ऑर्डर है जो संसद 2022 में पेश किया गया था वो किस राज्य से संबंधित था? वो था भाई उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित था? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, ठीक है। जो SC ST के लिए बिल लाया गया था, SC ST के लिए, एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है ना। तो किस राज्य का बिल था? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? ठीक है। संध्याकर नंदी आपके 1084 से 1055 तक पाल वंश के संरक्षण में, पाल वंश के कवि यानी कि लेखक थे। और उस समय पाल वंश का राजा, पाल वंश शासक मदन पाल, कौन थे? मदन पाल के संरक्षण में ये, मदन पाल के संरक्षण में ये दरबार में मौजूद थे, ठीक है। तो इन्होंने जो पाल वंश का राष्ट्र शासक था, लास्ट जो किंग था रामपाल, उनके बारे में रामायण से कल्पना की है, रामायण से तुलना की है, ठीक है ना। इसकी ये तुलनात्मक व्यंग्यात्मक लिखा है। रामचरित क्या है? तुलनात्मक ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें रामपाल जो कि पाल वंश का शासक था उसकी तुलना रामायण से की है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो क्या होगा चरित्र? रामपाल। और किसमें थे ये? 1084 से 1155 के दौरान बंगाल में जो पाल शासन था, बंगाल में पाल शासन था जिसमें राजा थे मदन पाल, उनके संरक्षण के दौरान थे, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? खुर्दा का विद्रोह। तो भाई ध्यान रखना, खुर्दा का विद्रोह क्योंकि अभी अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि
जो ओडिशा की सरकार है, जहां पर एक खुर्दा का विद्रोह हुआ था, इधर को आंसर लगा देना ओडिशा, उन्होंने क्लेम किया कि जो खुर्दा का जो संग्राम है उसे पहला सिपाही विद्रोह बोलना चाहिए, ना कि 1857 क्रांति वाले को बोलना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था, क्योंकि ये तुरंत ही समाप्त हो गया था इसलिए नहीं बोला। तो भाई ये क्या था, किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया था इसको, पाइका ने। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह, पाइका का मतलब होता है, पाइका का मतलब होता है पैदल सेना, क्योंकि जिस टाइम पर ब्रिटिश उड़ीसा में रह रहे थे उससे पहले सेना को कौन संभालता था, राजा। और राजा क्या करता था, उन सेना जो पैदल सेना थी उनको जमीन देता था जिस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था, और पैदल सेना और उनका परिवार उन जमीनी पर जोत कर उन पर खेती कर कर अपने परिवार का पालन करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कंपनी यानी कि ब्रिटिश शासन शुरू हुआ उड़ीसा के अंदर, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन पाइकाओं से जमीनें छीन ली और राजस्व कानून ला दिया, जिससे कि वो पाइका यानी कि पैदल सेना क्या होने लगी, विद्रोह करने लगी। और उस पैदल सेना यानी कि पाइका को राजाओं और सामंतों तथा जमींदारों का भी समर्थन था, इसलिए एक काफी बड़ा विद्रोह था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसको आने वाले टाइम पर कुचल दिया। ठीक है, तो भाई क्या बोलते हैं इसी को, खुर्दा का विद्रोह। जगह कौन सी थी, खुर्दा का विद्रोह। इनमें उन्होंने पुलिस थानों को लूट लिया, आग लगा दी ब्रिटिश लोगों के घर में, कई नागरिकों को मार दिया, इसलिए इसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या बोलोगे भाई, ओडिशा में हुआ था किसके थ्रू, पैदल सेना के थ्रू, जिन्हें क्या बोलते थे, पाइका। और एक क्या थे, राजा के पैदल सैनिक थे, जो कि ब्रिटिश शासन के कुशासन से परेशान थे एवं उनकी जमीनें हड़पने के कारण परेशान थे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, आप इन पेपर्स में देखो जो निकल कर आया है क्या है, कंप्लीट हो गए वैसे क्वेश्चन। ठीक है, मेन चीज देखो, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स के लिए आप जैसे कि क्रिकेट, इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफी है, चाहे सैयद मुश्ताक हो, चाहे विजय हजारे हो, ठीक है, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे आपके T20 टूर्नामेंट है, चाहे वनडे है, चाहे टेस्ट है, कितनी बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में, कितनी बार आयोजन भारत में क्रिकेट के में वर्ल्ड कप का हो चुका है। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप है। ठीक, तो इन सारों को जान लो, इनके बारे में सभी के बारे में पढ़ लो एक एक करके। अभी लेटेस्ट जो इस साल हुई है सारी कंपटीशंस, जो सारे टूर्नामेंट हुए उनकी लिस्ट बनाओ, आप देखना 1 से 2 क्वेश्चन आपके आराम से मिल जाएंगे करंट के अंदर, और आप ज्यादा परेशान भी नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।